वेलकम टू एकेडेक्सल माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सेम चैप्टर ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो जिसमें हमने लास्ट क्लास तक जो बच्चे पढ़ा था वो हमने ये चीजें देखी थी कि यार बेसिकली इंट्रोडक्शन हमने अभी देखा था कि यार बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड क्या होता है, और ब्लड एक्चुअल में बना किसका होता है। ब्लड बना होता है हमारा प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। प्लाज्मा क्या है भाई मैम? लिक्विड है भाई बेटा लिक्विड है ब्लड का। जो ब्लड हम बोलते हैं कि यार ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% प्रेजेंट है, 55%, और 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जैसे कि आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये ठीक है। इनका लास्ट में हमने देख लिया था एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स का। आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो होगा ब्लड क्लॉटिंग पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पे, और देखते हैं क्या क्या चीजें आज हम पढ़ेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देख लो। सबसे पहला आता है मेरे पास ब्लड ग्रुप्स, जिसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी देखेंगे और हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी देखेंगे। आरएच ग्रुपिंग कोई अलग चीज नहीं है, जैसे तुम बोलते हो ना पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप तो हो गया ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अब ये ए बी कैसे है, पहले तो वो, फिर सेकंड आता है कि ए बी प्लस, ए बी माइनस, ए माइनस, ए प्लस, ये कैसे आ रहा है? तो वो होता है आरएच फैक्टर, आरएच ग्रुपिंग, इसको देखेंगे। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ लिम्फॉइड सिस्टम एंड योर सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आज समझाऊंगी, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ हार्ट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, okay, let's get started with our blood group. Next topic, blood groups क्या होते हैं? अब blood groups की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, भाई तुम्हारी बॉडी, अब ब्लड ग्रुप भी अगर तुम देखोगे तो ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी हो या किसी दूसरे तुम्हारे फ्रेंड की बॉडी हो, तुम्हारे मम्मी पापा की बॉडी हो, सबके अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप, तुम्हें तुम्हारे ब्लड रिलेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप मिल जाता है। क्या चल रहा है, क्या माजरा है ये? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। कैसे ब्लड ग्रुप, कहाँ से आए ब्लड ग्रुप, कौन दे रहा है ब्लड ग्रुप, कहाँ क्या है ये, मैं समझाती हूँ। देखो, तुम्हारी जो आरबीसी होती है, तुम्हारी हमारी सबकी सबकी आरबीसी जो होती है, उन आरबीसी के ऊपर ये ऐसे शेप होती है आरबीसी की, है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है, इसके सरफेस पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसका जो सरफेस है वो कैसा बना हुआ है बच्चे? वो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का बना है। कौन सी लेयर का बना है? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जो होती है, इसके ऊपर ना कुछ ऐसा, ये जो मैंने इसके इतने सारे वो बनाए स्पाइक्स, स्पाइक्स है क्या? ये स्पाइक्स होते हैं आपके एंटीजेंस। एंटीजेंस, अब ये एंटीजेंस सबकी बॉडी में अलग अलग होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं, सब्सटेंसेस ही बोलो, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सबकी बॉडी में अलग अलग होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर क्यों जरूरी है मैम? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर क्या करती है बच्चे? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड, मेरा ब्लड, है ना। अब मैं तुमको डोनेट करने आ गई ब्लड, या तुम मुझे डोनेट करने आ गए ब्लड, पर हमारा ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं हुआ तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। बोलते हैं ना, फिल्म में देखते हो, उसमें बोलते हैं कि भाई नहीं, आपका खून तो नहीं चढ़ सकता है। क्यों नहीं चढ़ सकता है? क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप अलग है ना। तो आपका ब्लड ग्रुप अलग है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है उसको दिख गया कि भाई यार ये गड़बड़ आ रहा है आदमी, ये जो इंसान आ रहा है मेरी बॉडी में, ये जो सेल मेरी बॉडी में नई आई है, ये गड़बड़ सेल है, तो वो उसको वहीं का वहीं ग्राफ्ट रिजेक्ट कर देगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब होता है कि यार कुछ भी अगर अलग सेल मेरी बॉडी के अंदर आती है एक्सेप्ट फॉर माय ओन सेल्स, तो मेरी बॉडी उसको मना कर देगी, भाई मैं आपको जानती नहीं, आई डोंट नो यू, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, तो वो उसको साफ साफ मुंह पे मना कर देगी। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का काम है। अब ग्लाइकोप्रोटीन लेयर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एंटीजेंस,
एंटीजेंस, जो कि क्या करेंगे हमारा बॉडी में बेसिकली ये भी एक तरीके का डिटेक्शन का काम ही करेंगे, ये भी ग्राफ्ट रिजेक्शन ही करेंगे। एंटीबॉडीज आके इन एंटीजन से बाइंड हो जाती है, क्योंकि क्या है, अगर मान लो मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि एंटीबॉडी एंटीजन में फर्क होता है ना। एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी डेवलप कर रही है, एंटीजन एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि बाहर से आया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये डिटेक्शन में हेल्प करते हैं कि यार ये मेरा आदमी है या नहीं है। अगर ये मेरा आदमी है तो ठीक है, नहीं है तो सेल क्या करेगी इनके अगेंस्ट में, क्योंकि एंटीजन सामने वाली की सेल में भी होगा। ध्यान से सुनना, सामने कोई और बंदा है, उसकी सेल है, उसकी सेल के अंदर भी तो एंटीजन होगा। सिर्फ तुम्हारी सेल में एंटीजन तो है नहीं, उसकी भी आरबीसी आएगी, उसकी आरबीसी के ऊपर भी ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और इन एंटीजन को पहचानने का काम कौन करेगा, ये एंटीजन। एंटीजन एंटीजन को पहचानता है कि यार ये अपना आदमी नहीं है, ये अपना आदमी है। समझ रहे हो बात? अभी इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे, इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब as you know that blood of human being different in certain aspect, through it appear to be similar। भाई सेम लगता ही है, सबका खून मैम रेडी तो होता है, फिर क्या अलग चीज है बेटा, लगता सेम है। it appears to be similar but it is not। various type of grouping of blood has been seen and has been done। such grouping is ABO blood group, पहला तो हम ये पढ़ेंगे, and RH are widely used all over the world। तो RH blood grouping और ABO ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके की हमको पढ़नी है। करना क्या है, ब्लड ग्रुप, भाई यार किसी का ब्लड अगर मान लो ए है तो सारी सारी ए की कम्युनिटी बन जाओ, बी है बी की कम्युनिटी बन जाओ, ए बी है ए बी की ब्लड ग्रुप की कम्युनिटी बन जाओ। किसी के पास कुछ मान लो ब्लड, अभी बताऊंगी मैं, ओ भी होता है ना, तो ओ वाले अलग बन जाओ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ABO blood grouping is based on the presence and absence of two surface antigens। Antigens क्या है, chemicals that can induce the immune response। भाई जो जनरेट करेंगे, जो बताएंगे कि हाँ यार ये अपना आदमी नहीं है, तो अब सेल क्या करेगी, उसके रिस्पेक्ट में उसके लिए एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। यार ये अपना आदमी नहीं है, इसके लिए तो बनाओ सोल्जर्स, है ना। तो एंटीजन बताएगा कि यार ये फॉरेंसिक सब्सटेंस है, और एंटीबॉडीज को प्रिपेयर किया जाए तो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगी उस एंटीजन को मारने के लिए, ठीक है। तो हर सेल के बाहर एंटीजन की प्रेजेंस होती है। ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। अच्छा, दो तरीके के एंटीजन हैं बच्चे, कौन से हैं, ए एंड बी। Similarly, the plasma of different individual contains two natural antibodies। Antibodies क्या है, antibodies is the proteins produced in response to antigen। एंटीजन को देखते ही सोल्जर्स तैयार कर दिए गए, ये होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या है, फॉरेंसिक सब्सटेंस। एंटीबॉडी क्या है कि तुम्हारी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है, तुम्हारी बॉडी उसको बना रही है। ये दिख रहा है इतना डिफिकल्ट, बट है नहीं, समझ के देख रहा, सुनना ढंग से, समझना इसको। The distribution of antigens and the antibody are in 4 groups, A, B, AB और O। इसको बनाते हैं और देखते हैं। चलो, तो इसको अपन टेबल व्यू में देखते हैं और थोड़ा सा बना के देखते हैं कि एक्चुअल में ये चीज बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात आ जाती है। चलो, ओके। ये आपका आरबीसी, ठीक है। मैं 4 तरीके के आरबीसी बना रही हूँ क्योंकि हमारी बॉडी में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने रेड कलर से बनाया है, ये आपकी आरबीसी है, बाइकॉन्केव्ड आरबीसी, और इसी के साथ इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है ही, ठीक है। तो सब में होती है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, कोई एक ही में नहीं होगी। ये सबका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर आरबीसी के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बेसिकली क्या काम कर रही है, आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन कर रही है, ठीक है। मेरी बॉडी में कोई फालतू चीज आ रही है तो उसको वो पहचान जाए, ठीक। अब होता क्या है बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ लेट्स से ए की, सबसे पहले हम ए को बनाते हैं, ए ब्लड ग्रुप की।
तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, हमने वो नहीं हटाई, पर इसके साथ साथ एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्लस एंटीजन, एक एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन क्या होगा कि अब देखो इसके बाहर ये ए के एंटीजन्स प्रेजेंट है, ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बाहर का आदमी आ गया तो उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे पास ए का सोल्जर। अब ये करता क्या है, ध्यान से सुनना, अगर कोई आदमी है, क्योंकि इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन लेयर भी है, इसके पास ए एंटीजन है, एंटीजन ए प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब ये एंटीजन ए क्या काम करता है बच्चे, कि ये अगर मान लो बी को देख लेता है, मैम आपने एंटीजन बाहर क्यों बनाया, है ना। काफी बच्चे एंटीजन एंटीबॉडी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनके लिए पहले एक बार ध्यान से सुनना। एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है, तुम्हारी बॉडी का नहीं है, तुम्हारी बॉडी ने नहीं बनाया। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन की लेयर है तुम्हारी बॉडी ने, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, पर तुम्हारी बॉडी जो बना सकती है वो है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बना सकती है। तो तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मान लो अगर ये बी वाला आदमी, ये बी वाला एंटीजन है, और ये बी वाला जो एंटीजन है ये आ जाता है ए के पास, कोई बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी ए को दे देगा ब्लड, तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तो मैम यहाँ भी है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर क्या काम आ रही है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर देगी, वायरस से प्रोटेक्ट कर देगी, पर वो बेचारी इतनी सफिशिएंट तो रहना है कि तुम उसको कह दो कि यार ये ब्लड ब्लड है, इनमें डिफरेंस बताओ, ये नहीं कर पाएगी ना। ब्लड ब्लड में कैसे डिफरेंस बताएगी, तो ब्लड ब्लड के डिफरेंस को बताने के लिए हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट रहता है। अगर मान लो ये एंटीजन जो बी का है ये आ जाता है ए की बॉडी में, ठीक है, अभी वो भी बताऊंगी, तो पहले ही ये एंटीजन्स पहचान जाएंगे कि ये अपना आदमी नहीं है, हालांकि हम भी नहीं है पर ये भी नहीं है, ठीक है। ये एंटीजन जो ए वाले हैं, ये सोल्जर पहले ही तैयार हो जाएगा, ये अपना आदमी नहीं है भाई, इसको भगाओ, इसको मारो, तो ये सारे के सारे इसके, ये सेल जो अपनी ए वाली सेल है ये इसके अगेंस्ट में बनाने लग जाएगी बच्चे, क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो इसको नष्ट करने में काम आएगी। ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, और ये पूरी तरीके से उसको ऐसे करती करती खा जाती है, खत्म कर देगी ये बी को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या कि अगर ए की बॉडी में बी वाला सब्सटेंस आ जाता है तो उसको पहचानने के लिए मेरे पास ए एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। सेम अगर बी वाला बंदा जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर ए वाली सेल आ जाती है, उसको पहचानने के लिए कौन रहेगा, इसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट है, सिंपल, इसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, अगर मान लो कोई सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन है पर कोई एंटीजन ही नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन तो है, यहां पहले मैं लिख देती हूँ ग्लाइकोप्रोटीन प्लस एंटीजन बी, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस एंटीजन ए, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस एंटीजन बी, ठीक है। अगर कोई एंटीजन है ही नहीं, नो एंटीजन, पहले ले लिया है हमने ऑरेंज, तो सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन है ही नहीं, इसके बाहर की लेयर में कुछ है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ऐसा ब्लड टाइप क्या है, ओ, इसके बाहर कोई एंटीजन ही नहीं है, ना ए है ना बी है, क्योंकि 3 तरीके के हैं, ए बी ओ, ठीक है। इसके बाहर कोई नहीं है तो इसको ओ नाम दे दो। अब मेरे पास आता है कि यार आधे तो मेरे पास ए है, ठीक है, आधे तो मेरे पास ए है, और आधे एंटीजन्स जो हैं वो मेरे पास बी है, तो यार दोनों ही है, क्या सही मजा, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट, यानी कि ये क्या हो जाता है बच्चे अपने पास ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन सभी के पास है,
तो इसके पास भी ग्लाइकोप्रोटीन है, प्लस एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी। अब तुम सोच के देखो कि यहाँ पे ए वाले के पास ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्लस एंटीजन ए, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कोई एंटीजन नहीं, ओ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर और उसके साथ साथ बी एंटीजन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर उसके साथ साथ ए भी है बी भी है, दोनों है, दोनों चीजें प्रेजेंट है सरफेस पे। तो ऐसे टाइप ऑफ, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए बी और ओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास क्या आ जाते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, दीज आर योर ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चल अब इसको रीड करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें, तो एंटीबॉडी क्या हो गई, जिस एंटीजन को देखते ही मैंने तैयार कर ली, एंटीजन को देखते ही मैंने क्या तैयार कर ली, सेना तैयार कर ली, वो सेना तो क्या हो गई, एंटीबॉडी, ठीक है, वो सेना हो गई एंटीबॉडी। और सेना को पहचानने वाला कौन, देखो इसको ऐसे समझो, तुम्हारा तुम्हारा गढ़ है ना, फोर्ट, किला, पुराने जमाने में चल जाओ फ्लैशबैक, जब पुराने जमाने में महल वगैरह होते थे ना, तो उन महलों में क्या होता था, फोर्ट्स होते थे, किला होता था, गढ़ जिनको बोलते हैं। क्या होता था उसमें कि एक आदमी होता था, सिपाही तो नहीं बोलते थे उसको, मतलब जो बताएगा कि यार ओ माय गॉड वहां से युद्ध शुरू हो रहा है, आगाज हो चुका है, सेना आ रही है हमारी तरफ, अपने लोगों की रक्षा करो, अपनी प्रजा की रक्षा करो, यही होता था। तो उसको पहचानने के लिए एक आदमी ऑलरेडी बाहर खड़ा है, द्वारपाल कह लो, वो आदमी ऑलरेडी खड़ा है, तो उसका काम ही यही है कि भाई बाहर से जब सेना आएगी तो उसको बताना है, और उसको बताना इसीलिए है क्योंकि मैं अपने सिपाही भी आगे भेज दूंगा, तैयार कर दूंगा। तो ये सेम वैसे ही काम करेगा बेटा, ये जो ए है ये ऐसे खड़ा रहता है कि भाई अगर सामने से कोई नया आदमी आता है तो ये तुरंत गति से अपनी सेल्स को बोल देगा कि आप बनाओ भैया, वार के लिए शुरू हो जाओ, और बनाना शुरू करो एंटीबॉडी। तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी क्यों बनाएगी, कि भाई इस पे हमला करने के लिए बनाएगी, ठीक है, इस पे हमला करने के लिए वो एंटीबॉडीज को तैयार कर लेगी। तो तुम्हारी बॉडी जो होती है, तुम्हारे जो एंटीजन है, उसने पहचान लिया कि हाँ यार ये अपना दुश्मन है, ये सही सेल नहीं है, तो बनाओ एंटीबॉडी और चलाओ इस पे गोली, मारो इसको, ठीक है, ये काम तुम्हारी बॉडी करती है। सो योर एंटीजेंस आर द केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, शुरू करने वाले, and antibodies are the proteins that are produced in response to antigen। जैसे ही एंटीजन बोलेगा आ जाओ भाइयों, तो वो सारी की सारी सेना आ जाएगी लड़ने। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। You have probably known that during the blood transfusion any blood cannot be used। अभी मैंने जैसे पहले बोला था कि कोई भी ब्लड हम यूज नहीं कर सकते, ब्लड सबका लाल है मैम ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते बच्चे, हर ब्लड का अलग अलग, क्योंकि डिफरेंट ब्लड टाइप्स हैं, यही वो ब्लड टाइप है। So you cannot use any kind of blood. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient। डोनर का जो ब्लड है उसको केयरफुली मैच करना पड़ता है विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड एनी सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। भाई अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में युद्ध होगा, है ना, अगर किसी की भी सेना को किसी के भी साथ जोड़ दोगे तो युद्ध होगा, तो तुम्हारे सैनिक भी मरेंगे, उसके सैनिक भी मरेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में दूसरा एंटीजन आता है, दूसरा सेल टाइप आ जाता है, चाहे बी का हो चाहे ए बी का तो बाद में बात करेंगे, बी वाला टाइप आ जाता है, तो बी वाले टाइप के लिए ए वाला जो है वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगा, वो मारना है, खत्म करना है उसको। और अगर मान लो वो किसी भी तरीके से आता जाता है तो तुम्हारी सेना भी तो डिस्ट्रॉय होगी, तो तुम्हारी आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसकी आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसीलिए हम किसी का भी ब्लड जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते बिना उसको जांचे। टेस्टिंग इज नेसेसरी। टेस्ट क्या है कि भाई कैसा है ब्लड, क्या टाइप है ब्लड का, भाई ए वाले को बी वाले का ब्लड नहीं चढ़ सकता, ठीक है, तो ये चीज हमको देखना पड़ेगा।
द डोनर्स कैपेबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन टेबल। चलिए टेबल को देखते हैं। ये आता है अपने पास टेबल। अब इस टेबल को समझने के लिए क्या बोलता है इस टेबल के अंदर, लेट्स से हम आदमी बना देते हैं। चलो मैंने 4 अलग अलग तरीके के आदमी बना दिए। ठीक है, दिख रहे हैं? पेंगुइन जैसा लग रहा है है ना? चलो 4 अलग अलग आदमी हैं। चारों आदमियों के नाम लिख दो। एक को बना दो ए, एक को बना दो बी, एक को बना दो ए बी, बना दो। चारों को समझते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए के अंदर अपने आप की जो सेल है, मस्त अपनी सेल प्रेजेंट है ए वाली, एंटीजन ए के साथ, है ना? ऑब्वियसली ए वाली जो सेल होगी उसके सेल के रिसेप्टर्स कौन से होंगे, उसके एंटीजन कौन से होंगे, ए। तो वो ए, उसको पता है कि यार मेरी जो सेल होगी वो कौन से कलर की होगी, कौन से सॉरी कलर नहीं, कौन से एंटीजन के साथ है, ए वाले एंटीजन के साथ। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, और ये बी वाली जो है इसकी अपन ब्लू से बना देते हैं। ये है बी, बी वाली सेल्स। ठीक है, अब बी वाली सेल्स को मैं क्या करती हूँ, इसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ बाय एनी मीडियम, अगर मैं ए के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने किसी भी तरीके से बाय एनी ट्रांसफ्यूजन, रैंडम ब्लड डोनेशन के चक्कर में बी वाला ब्लड टाइप जो था, मैंने जिस ब्लड के अंदर बी टाइप जो आरबीसी थी, उस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगे थे ब्लड में, और वो वाला ब्लड मैंने किसको दे दिया, ए वाले को, रैंडम। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या होगी कि ये ए वाला तो पहचान जाएगा कि भाई ये अपना आदमी है ही नहीं, इसके अगेंस्ट खड़ी करो एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी खड़ी करो तो वो क्या करने लग जाएगा, इसको मारने के लिए इसके सामने इस तरीके से वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, ये खड़ी कर देगा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या हुआ, ये हुआ एंटी बी। क्या हुआ, ये एंटी बी। इसको एंटीबॉडी मतलब अगर इसके सामने एंटीजन बी आ जाता है तो ये उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। सो इट इज एंटी बी, एंटी बी है ये। सेम गोज विथ, अगर मैं इसका सेल इसमें डाल देती हूँ, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, ये आ गया ए, रैंडम ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ए वाला ब्लड टाइप यानी ऐसा ब्लड जिसकी जो आरबीसी थी, अब अपन ने पढ़ा ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, आरबीसी जो थी वो आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजेंस लगे हुए थे, ए वाले, मैंने बी वाले में डाल दिया। अब आएगा ना मजा। अब बी वाला क्या करता है, उसको पहचानता है कि भाई ये गड़बड़, फिर अलग आदमी, तो उस टाइम पे ये क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे एंटी ए। तो बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी क्या बना देगा, एंटी ए, यानी एंटीबॉडीज बनाएगा और इन एंटीबॉडीज से इसको डिस्ट्रॉय करेगा कि अच्छा भाई मैं तेरे बॉडी में गया तब तुझे दिक्कत थी, अब तो मेरी बॉडी में आ गई तो इसको नष्ट कर दो। सिंपल, इसको नष्ट करता जाएगा, इसको खाता जाएगा, तो जितना भी ब्लड इसमें चढ़ा था सारा का सारा खत्म। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जब खत्म होता है ना ब्लड, तो खुद की आरबीसी भी जाती है, उसकी भी जाती है, तो ये दिक्कत।
अब आता है ए बी। हाँ, ए बी वाला इज वेरी इजी। क्या आदमी है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके पास जो एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है इसकी आरबीसीज पे, वो एंटीजन में ए भी है और बी भी है। तो इसकी बॉडी के अंदर ए बी दोनों है। ये मस्त अपना जीवन जी रहा है, इसका बेस्ट लाइफ है क्योंकि इसके पास ए बी है बी भी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता ये है कि ए वाला इसको ब्लड देता है। ए वाला इसको अगर ब्लड देता है, यानी इसके अंदर अगर ए टाइप का सेल, ए टाइप का एंटीजन अगर आता है, तो इसकी बॉडी क्या करेगी, पहचान जाएगी कि यार ए ही तो है, हाँ यार ये मेरे पास। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आधी जो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बच्चे, इसके ऊपर आधे रिसेप्टर्स जो हैं वो ए के लगे हैं और आधे रिसेप्टर्स जो हैं वो बी के लगे हैं। तो ये जो आधे ए के रिसेप्टर है वो तो इसको पहचान ही जाएंगे कि हाँ यार ये तो मेरा ही आदमी है, इसको तो मैंने ही भेजा था, ये तो मैं पता है इसका, तो है ना। और सेम अगर मान लो इसके पास बी आ जाता है, सेम अगर इसके पास बी आ जाता है तो इसको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको उससे भी थोड़ी ना दिक्कत होगी। इसको क्या दिक्कत होगी, इसको तो बी पहचानने में आने वाला है, तो ए और बी दोनों ही पहचान में आ जाते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले आदमी को अगर ए वाला आदमी भी ब्लड देता है तब भी उसकी कोई दिक्कत नहीं, बी वाला आदमी ब्लड ग्रुप देता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास दोनों ही चीजें, तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा उनके खिलाफ, ये एंटीबॉडीज जनरेट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत ही मिनिमल, बट नहीं ही करता, ये नो कॉस्ट नहीं ही बनाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके पास, अब बात करते हैं ओ वाले की, जिसके पास, जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है ना। जब इसके बॉडी के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट, तो इसको कोई भी ब्लड दे दे, इसको क्या दिक्कत होनी है। सोच के देखना ये बात कि अगर मैं मान लो लेट्स से ए वाला इसको ब्लड देता है और बी वाला भी इसको ब्लड देता है, ए इसको ब्लड देता है, बी भी इसको ब्लड देता है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी कोई आरबीसी बनी हुई नहीं थी, तो चाहे इसकी बॉडी के अंदर ए आ जाए चाहे बी आ जाए, इसको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। तो ये बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए को हमने पिंक से बनाया, ये ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। अगर मान लो, अगर मान लो ये इनको ब्लड दे, और ओ वाला अगर इनको ब्लड देता है, ये एरो में चेंज कर दूं, अगर टिक 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 ऐसे हो जाए, अगर मान लो ये एरो, ठीक है, ये एरो अगर मैं उल्टा कर देती हूँ, और अब देख के देखना, अब सिनेरियो देखना कि ओ वाले के पास क्या है बच्चे, ना ए है ना बी है, इसके पास तो कोई इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। जब इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो चाहे ये ए वाले को ब्लड देगा और ये बी टाइप वाले को ब्लड देगा, दोनों के दोनों ले ही लेंगे क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, ये क्यों एंटीबॉडी बनाएंगे उसके खिलाफ, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना। एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ बनती है, एंटीजन है ही नहीं तो वो उसको आराम अपना भाई समझेगा कि भाई तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो बैठ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तो बैठ जाओ। तो ये मस्त इसके अंदर आ जाता है। तो ओ पॉजिटिव वाला जो ब्लड, और सेम गोज विद दिस, ये इसको भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि तीनों इसको पहचान जाएंगे कि यार इसके ऊपर कोई इसके खिलाफ क्या ही एंटीबॉडी बना के क्या ही कर लोगे, क्या मार लोगे, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं इतना तीर कमान कुछ भी नहीं इसके पास। तो ओ जो होता है ये, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो आपने सुना होगा कि ओ टाइप जो होता है ना, उसका ब्लड किसी को भी मिल जाता है, किसी को भी लग जाता है, तो बोलते हैं ना कि यार तू तो ओ टाइप है, तेरा तो ब्लड लग ही जाएगा, तेरा तो ब्लड चली जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, तो वो किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का कोई किस्सा होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ ए बी की, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किसे लिखूं, इसी से लिख दूं, यूनिवर्सल
रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब क्या होगा कि ये जैसे कि सबको दे सकता है वैसे ही ए बी सबसे ले सकता है। मान लो अगर ए वाला बंदा इसको ब्लड देता है ये ले लेगा, बी वाला इसको ब्लड देता है ये फिर भी ले लेगा, ओ वाला इसको ब्लड देता है ये वो भी ले लेगा। तो ये तीनों से ब्लड ले सकता है। रेसिपिएंट इज जो ले सकता है, स्वीकार कर लेगा ये कोई बात नहीं भाई आने दो। ये है जो सबको ब्लड दे सकता है। ओ ठीक है, ओ वाला टाइप क्या है जो सबको ब्लड दे सकता है। ए और बी में लड़ाई है, ये अपने अलावा किसी और को ब्लड नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये कहानी यहाँ पे। चलो तो इसको हम पढ़ते हैं। क्या बोलता है देखो, ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप बोलता है ये कि अगर ए ब्लड ग्रुप रहा तो वो ए के इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है बच्चे, ए। एंटीजन अगर ए है तो वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा, बी के खिलाफ, है ना। ये एंटी बी बन के बैठा है, एंटी बी के खिलाफ बी अगर आ गया तो मार डालेगा, खत्म बात। ठीक है, डोनर ग्रुप इसको कौन डोनेट कर सकता है, ए और ओ। ओ यूनिवर्सल डोनर, और अगर ए वाले को किसी का ब्लड चढ़ेगा तो वो है ए का। ठीक, नेक्स्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो बी को देखो, बी वाला जो है वो बी, एंटीजन क्या है बी का, बी ही है। ठीक, एंटीबॉडी क्या है, एंटी ए के खिलाफ बनाता है। ए इसको नहीं पसंद, ए अगर इसकी बॉडी में आएगा तो इसको मार डालेगा। ए इसको नहीं पसंद, ए को इसको मारना है। चलो तो एक एंटी ए हो गया। डोनर ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, बी भी हो सकता है ओ भी हो सकता है, दोनों। नेक्स्ट आता है ए बी। ए बी मतलब ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है एंटीजन इसके पास, दोनों एंटीजन ए और बी दोनों है। एंटीबॉडी ये किसी के खिलाफ बनाएगा ही नहीं, तभी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और इसको देगा कौन ब्लड, ए बी भी दे सकता है, ए बी ओ कोई भी दे सकता है भाई, कोई भी ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक, फिर आता है अपने पास ओ। ओ की बात देख लेते हैं। ओ ये बोलता है कि भाई मेरे पास एंटीबॉडी तो एंटीजन तो है ही नहीं आरबीसी के सरफेस पे, देयर इज नो एंटीजन। तो इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए कोई चाहिए क्या, ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बना सकता है, ए और बी के खिलाफ। ठीक है, और डोनर कौन है इसका, ओ। तो यूनिवर्सल डोनर ओ है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज एविडेंट that O blood type, O blood group can be donated to the person with any other type. तो O क्या हो गया हमारे पास, universal donor, and hence O is also called universal donor. And next आता है हमारे पास AB. तो AB क्या हो जाता है बच्चे, AB is the group that can accept the blood from any kind of person. तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आता है AB. AB कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद AB एज वेल एज द अदर ग्रुप, किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको हम बोलते हैं, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये किसी को भी डोनेट कर देगा। समझ में आई बात, ये अपने पास आ जाता है ABO ब्लड ग्रुप। चलो अब बात करते हैं RH की। RH क्या होता है, अब मैं ये तो बोल देती हूँ कि हाँ यार मेरी ब्लड जो आरबीसी है उस आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो चाहे ओ हो। ओ मतलब कुछ नहीं होता तो ओ तो मतलब कुछ भी एंटीजन तो है ही। पर अगर मैं बात करूं एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन आ जाए तो, एक एडिशनल लेयर ऑफ एंटीजन ना। तो यानी जैसे कि अगर मैं लेट्स से मैं लेयर बनाती हूँ, ये हमारी आरबीसी, इस आरबीसी के ऊपर एक लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको हम मना नहीं कर रहे, पर इस लेयर के साथ साथ कुछ और एंटीजन्स भी अगर मिल जाते हैं सॉरी, कुछ और एंटीजन्स भी मिल जाते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चे, ये जो एक्स्ट्रा एंटीजन्स मिले, ये एडिशनल एंटीजन्स मिले, इनको हम कहते हैं RH एंटीजन्स। तो ये है हमारे पास एडिशनल एंटीजन्स जिनको हम कहते हैं RH एंटीजन। अब RH ही क्यों नाम रखा मैम, RH इसीलिए रखा क्योंकि ये रेसिस मंकी से मिला था। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में जानते हैं, ये एडिशनल है। ओके,
So RH grouping is another antigen that the RH is arranged. Another antigen, the RH antigen is similar to one present in rhesus monkey. सबसे पहले इसको rhesus monkey के अंदर देखा गया था, and hence this is called RH. H small आएगा, ठीक है. It is also observed that on the surface of RBC, on majority, nearly 80% of human, such individuals are called RH positive individuals. जिसके अंदर ये present रहेगा, उसको हम RH positive individuals कहेंगे. जिनमें RH present रहता है, RH एंटीजन, अगर जिनमें प्रेजेंट रहा और एक में एब्सेंट रहा, तो जिसमें ये प्रेजेंट रहता है तो उसको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिनमें ये एब्सेंट रहता है तो उनको हम RH नेगेटिव बोलेंगे. तो हो क्या रहा है कि जिनकी आरबीसी के ऊपर ये एडिशनल एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, मैं आपको ड्रॉ भी करके बताती हूँ. ये आपकी आरबीसी, और इस आरबीसी के ऊपर भाई ये आरबीसी है और ये भी आरबीसी है, पर यहाँ पे आपको एडिशनल चीज मिलेगी. ये तो आपके नॉर्मल एंटीजन्स थे, वो तो है ही, ठीक है. ये भी आपके नॉर्मल एंटीजन्स हैं, है ही, पर इसके साथ साथ जो हमने एडिशनल एंटीजन्स बनाए, जैसे कि ये अगर होगा तो RH पॉजिटिव है ना, और अगर नहीं होगा तो RH नेगेटिव, ठीक है. तो RH पॉजिटिव यानी अगर जिनके ऊपर एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट रहा तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास, जैसे A पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटीजन ग्रीन वाला तो किसको सिग्निफाई कर रहा है बच्चे, ग्रीन वाला दिखा रहा है मान लो A को, ठीक है. इसके पास एंटीजन A है तो ए सारे प्रेजेंट रहेंगे, इसके साथ RH पॉजिटिव 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 रहेंगे, ठीक. तो इसका ब्लड टाइप क्या हो गया, A पॉजिटिव, ठीक है. अब यहाँ कोई बंदा है जिसका ब्लड टाइप है B, पर उसके बाहर कोई जैसे मान लो ये ग्रीन वाला तो इस B, पर इसके बाहर एडिशनल कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया B नेगेटिव, ठीक है. क्लियर हुआ. तो ये होता है अपने पास RH एंटीजन का. नेक्स्ट, RH positive in those whom this antigen is absent, तो उनको हम कहेंगे RH negative. And RH negative person is exposed to RH positive blood will form specific antibody against RH antigen. अब भाई बात तो वही है ना, अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ट्रांसफ्यूज होगा तो उसमें दिक्कत तो होगी, है ना, दिक्कत तो होगी. और ये दिक्कत therefore RH group should be matched before transfusion. उनको मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कैसे मैचिंग जरूरी है, क्या हो सकता है, देखते हैं. स्पेशली इन द केस, स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये बहुत एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग. अगर RH मिसमैच हो गया, कोई बंदा है जिसके पास A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तुमने उसको A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डाल दिया, हुआ गड़बड़, क्योंकि वहां पे RH एंटीजन था ही नहीं, तुमने एक्स्ट्रा डाला है, तो ये गड़बड़. तो ये ट्रांसफ्यूजन, ये मिसमैचिंग जो होती है, ये गड़बड़ हो जाती है. तो हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर्स विद RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फीटस. चलो इसका कहानी सुनते हैं, चलो इसको देखते हैं. अब ये क्या बोलता है कि एक कहानी देखना कि जब मदर जो है वो है आपके पास RH नेगेटिव, ठीक है, और जो बेबी है वो है RH पॉजिटिव. तो होता क्या है, यूजुअली अगर कोई फीमेल का ब्लड टाइप नेगेटिव होता है और मेल का पॉजिटिव होता है, तो फादर का ब्लड टाइप यानी पॉजिटिव ब्लड टाइप जो है बीइंग डोमिनेंट, वो आगे फीटस में ट्रांसफर होता है. तो जो बेबी होगा वो पॉजिटिव ब्लड टाइप का होगा. और क्यों हो रहा है, क्योंकि मदर तो है, मदर के पास जो है वो नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज रेसेसिव, वो छुप जाता है. और फादर के पास जो टाइप होता है ब्लड टाइप, वो पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है. तो पॉजिटिव टाइप जो होगा वो विजिबल रहता है. अब बात करती हूं मैं एक स्पेशल लेयर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा. ये इकलौता एक लेयर है जो कि एक कनेक्टिव की तरह काम करता है बिटवीन मदर एंड फीटस. तो ये इस तरफ हो जाता है फीटस, और इस साइड में
और इस साइड में बनाऊंगी मदर। तो ये मदर का, और ये बीच में जो ये बनाई है मैंने लेयर, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक, अब चलो बात करते हैं फर्स्ट बेबी की। ठीक है, अब फर्स्ट बेबी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड के केस में क्या होता है कि दोनों का ही ब्लड अलग अलग रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेबी तो क्या है RH पॉजिटिव और मदर क्या है RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव। ओके, तो जब फर्स्ट चाइल्ड की अगर मैं बात करती हूँ, तो फर्स्ट चाइल्ड का जो ब्लड टाइप होगा वो होगा RH पॉजिटिव। ठीक है, तो RH पॉजिटिव बीइंग डोमिनेंट और फादर से उसको मिला है, तो RH पॉजिटिव फर्स्ट चाइल्ड का होगा। अब इसकी जो RBC होती है, नॉर्मल आरबीसीज, अब वो कोई भी ब्लड टाइप की हो, बट अगर उसके ऊपर, अभी हम बात करेंगे एंटीजन की, ठीक है, और RH एंटीजन की। अभी मैं ए बी नहीं देख रही, अभी मैं सिर्फ RH एंटीजन को देख रही हूँ, मैंने सिर्फ ब्लू वाले स्ट्रोक्स बनाए। ठीक है, मैं सिर्फ RH एंटीजन को देख रही हूँ। पॉजिटिव यहाँ RH एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, इस ब्लड टाइप के पास RH एंटीजन है ही नहीं, यहाँ पे देयर इज नो RH एंटीजन, तो मैंने कोई ब्लू कलर का स्ट्रोक्स नहीं बनाए। ठीक, अब होता क्या है कि पहला जो चाइल्ड होता है वो पूरा प्रॉपर उसका बर्थ, उसका जेस्टेशन, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी डिलीवरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि ये अभी तक तो क्या था, अलग अलग था, तो फर्स्ट चाइल्ड में कोई दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा एकदम नॉर्मल बेबी बॉर्न होता है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ बॉर्न होगा, बट दिक्कत आती है सेकंड चाइल्ड में। तो पहले चाइल्ड में क्योंकि कोई दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि दोनों को सेपरेटिंग लेयर थी प्लेसेंटा, मदर का अलग ब्लड टाइप, जो फीटस है उसका अलग ब्लड टाइप। अब बात होती है यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन वाले टाइम पे क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये कुछ आरबीसीज ट्रांसफ्यूज हो जाती है, तो कुछ आरबीसीज मिक्स हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जैसे ही ये ब्लड मिक्स हो जाता है, ये ब्लड जैसे ही मिक्स हो जाता है, तो मदर का कुछ ब्लड टाइप, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो फीटस डेवलप हो रहा है वो मदर के वूम में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, तो उसको तुम कितना भी सेपरेटिंग लेयर बना लो बट एकदम डिटैच नहीं कर सकते, है ना। तो उस टाइम पे जो मदर का कुछ ब्लड टाइप जो होता है, जो RH नेगेटिव है, वो कुछ ब्लड टाइप इस तरफ आ जाएगा। तो जब सेकेंड बेबी होगा, सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड के टाइम क्या होता है, सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे अगेन जेस्टेशन। अब यहाँ जो आरबीसीज है ना बच्चे, यहाँ जो आरबीसीज है, ये आरबीसीज कैसी हैं, पॉजिटिव, बिकॉज फादर इज अगेन सेम, तो पॉजिटिव टाइप है ना, इसके ऊपर वापस मैंने ब्लू स्ट्रोक्स बनाए। मदर के पास वापस नहीं है स्ट्रोक्स, अगेन सेम है मदर की तो सेल, पर यहाँ जैसे ही ट्रांसफ्यूजन हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एंटीजन हो गया, उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ की जो सेल्स है इन्होंने एक बार देख लिया कि यार ये जो बेबी बन रहा है, यहाँ पे जो फीटस है, फीटस के पास RH पॉजिटिव टाइप ऑफ एंटीजन है, जो कि मेरी बॉडी में तो है ही नहीं। सुनना वापस, अगर मदर की बॉडी ये देखती है कि यार मेरी बॉडी के अंदर RH नेगेटिव ब्लड टाइप है, मेरी बॉडी में कभी मैंने RH का नाम ही नहीं सुना, ठीक है, फीटस ये बोलता है भाई मेरे पास तो RH है, ठीक। अब यहाँ हो जाता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड के अंदर क्या होता है कि ये जो मदर का ब्लड है, ये मदर की जो आरबीसीज हैं, ये चीज देखती है कि यार इस तरफ जो ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो वो जब इस तरफ ट्रैवल करती है तो वो देखते हैं भाई यहाँ तो RH पॉजिटिव है, जबकि RH पॉजिटिव तो मेरी पूरी बॉडी में कहीं नहीं है। RH पॉजिटिव कहाँ से आया, वहां पे ये डेवलप कर लेती है एंटीबॉडीज, तो ये डेवलप कर लेंगी एंटीबॉडीज की अगली बार आने दो, ऐसे कैसे आ सकता है। तो इन एंटीबॉडी, ये होती है एंटीबॉडीज, कि अगली बार अगर मान लो RH पॉजिटिव अगर मेरी बॉडी में आ जाता है, तो उस टाइम पे मैं एंटीबॉडीज को छोड़ दूंगी, सेनापति छोड़ दूंगी और वो मार डालेगा उस सेल को।
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड चाइल्ड ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है। अभी तक तो ये बेचारी सोई हुई थी, सेकेंड चाइल्ड वाले टाइम पे ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये एंटीबॉडीज कहाँ आ जाएंगी बच्चे, इस तरफ। ये एंटीबॉडीज सारी की सारी ट्रैवल कर जाती है फीटस के पास, ठीक है। तो ये जैसे ही फीटस के पास ट्रैवल कर जाती है, ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, ये इसको ट्रैप कर लेती है और इसको बाहर, मतलब इसको तोड़ देती है। इसके लिए तो यार मदर की तो बॉडी है, मदर की बॉडी के अंदर उसकी जो सेल है वो इसको पहचान ही नहीं पा रही, उनके लिए फॉरेंसिक सब्सटेंस है, तो इसको नष्ट करने लग जाती है। जो सेकंड चाइल्ड होता है, वो सेकंड चाइल्ड में अनीमिया जैसी बीमारी होने का कारण हो सकता है, मतलब ऐसी बीमारी हो सकती है। अनीमिया क्या होता है, ब्लड काउंट कम हो जाना, खून की कमी हो जाना। तो वो बच्चे जनरली, क्योंकि फीटस में अगर ब्लड काउंट ही कम हो जाएगा तो बच्चे कमजोर रहते हैं, कई बार तो फेटल हो जाता है, कई बार कमजोर रहते हैं, तो ये दिक्कत होती है। तो हुआ क्या, जॉइंडिस कर सकता है, अनीमिया कर सकता है। बेसिकली हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम पे तो मदर की बॉडी को पता ही नहीं है कि फीटस का क्या RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफ्यूज हुआ, जैसे ही मिक्स हुआ, मदर की बॉडी की सेल्स को पता लग गया कि यार उस तरफ कोई तो है और जिसका ब्लड टाइप पॉजिटिव है, जो अगेन मेरी बॉडी से मैच नहीं खा रहा। तो उस टाइम पे क्या होती है, यहाँ की सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और बनाती है एंटीबॉडीज, कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि यार ये इस तरीके से बन सके, ठीक। तो ये एंटीबॉडीज, अब ये तुम पढ़ोगे भी कि ये एंटीबॉडीज होती है आपकी IgG एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन जी, ये आपकी एंटीबॉडीज होती है, और ये इजीली पास हो सकती है थ्रू प्लेसेंटा, है ना। ये एंटीबॉडीज हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही आ जाएगा, और अरे वो भी इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी हम ये चीजें पढ़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीज वाला। तो IgG जो है हमारे पास ऐसी इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनोग्लोबिन जी, ये ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो जाके क्या करेंगी बेटा, ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, प्लेसेंटा और किसी को अंदर नहीं आने देगा, पर IgG को रोक नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, इतनी स्मॉल होती है IgG कि ये प्लेसेंटा को तोड़ सकती है, निकल सकती है इससे। और जैसे ही एक बार IgG इससे निकल गई, जैसे ही एंटीबॉडीज इससे पास आउट हो गई प्लेसेंटा से, ये सेकंड चाइल्ड की जितनी RBCs हैं उनको कर लेगी कवर, घेरा डाल लेगी, और कवर करते ही ये उनकी RBCs को तोड़ना शुरू कर देगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे ये RBCs टूटना शुरू हो गई, RBCs खत्म होना शुरू हो गई, तो ऐसे बच्चे को हो सकता है अनीमिया, जॉइंडिस। तो ऐसी बीमारी अगर हो जाए तो फिर ये कई बार फेटल भी हो सकती है। तो ये चीज होती है कि अगर तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव का ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो रीड करते हैं अब क्या बोलता है, ये देखो मदर फीटस वाला ही एग्जांपल देगा। मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन होनी चाहिए विद RH पॉजिटिव फीटस होना चाहिए। तो RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता ही नहीं, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में इट डज नॉट गेट एक्सपोज्ड। द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, अलग अलग दीवार खड़ी कर दी है तो अलग अलग सेपरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। However, during the delivery, the first child, there is possibility of exposure of maternal blood to the small amount of RH positive with the from the fetus। भाई क्या कर लेगा फर्स्ट पैचुरेशन वाले टाइम पे, there is a possibility कि वो ट्रांसफ्यूज हो सके, चेंज हो सके। In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood। अब वो अपने आप ही उसकी ब्लड क्या करती रहेगी बच्चे, एंटीबॉडी बनाती रहेगी, एंटीबॉडी का नाम IgG, ठीक है, इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सीक्वेंशियल सबसिक्वेंशियल प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर दैट इज RH नेगेटिव कैन लीक टू द ब्लड टू द फीटस, पॉजिटिव तक पहुंच जाएगी, which destroy the fetal RBCs। This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia। क्या कॉज कर सकता है ये, सीवियर अनीमिया एंड जॉइंडिस टू बेबी। जॉइंडिस और अनीमिया दोनों ही कंडीशंस ये बेबी को कॉज कर सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टिस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड। अब ये हटा कैसे सकते हैं भाई, अगर कोई दिक्कत हुई है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन भी होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी पहले से ही दे दीजिए, क्या दे दें, एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद तुरंत ही एंटीजन यानी एंटी-आरएच बॉडी दे दो। एंटी-आरएच बॉडी यानी अब वो एंटीबॉडी नहीं बना पाई तो उसको पहले ही एनकाउंटर करा दो कि भैया एंटी-आरएच नेगेटिव, एंटी-आरएच पॉजिटिव, एंटी-आरएच एंटीबॉडी जो है वो तुम्हारी बॉडी में पहले ही चली गई है, अब आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी नहीं बने। क्लियर है बात? समझ में आई? इतना ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी का क्या मतलब था, यही मतलब था। ये इतनी सिंपल सी बात थी, बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आर मोर इजियर एंड सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अगला पढ़े। अगला आता है हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, you know, whenever you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue for bleed for longer period of time। भाई कंटिन्यू खून की नदियां नहीं बहती, हम जानते हैं ये बात, है ना, कंटिन्यू खून की नदियां नहीं बहती। तो do you know why? Because blood exhibits coagulation or clotting in response to injury or trauma। तो ब्लड जो है एक तरीके से एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लेता है, एंटीबॉडी क्या, क्लॉट क्रिएट कर लेता है ताकि खून की नदियां ना बहे। This is the mechanism to prevent excessive loss of blood from body। बहुत ज्यादा जरूरी है। You would have observed a dark reddish brown scum formed। रेड मैं बता रही थी ना, जो एक रेडिश ब्राउन करूंट सा बन जाता है, एक हार्डिश लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कम। Formed at the site of cut or injury over a period of time। It is a clot or coagulation form, mainly the network of threads called fibrin, in which dead and damaged formed elements of the blood are trapped। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen। अब यहाँ कौन आता है? यहाँ आएंगे आपके फेवरेट आदमी, जो अभी तक चुप बैठे थे क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे ही दिक्कत होगी मेन हीरो की एंट्री हो जाएगी। चलो करवाते हैं हीरो की एंट्री। चलिए हीरो की एंट्री देखते हैं। हुआ क्या? जैसे ही इंजरी हो जाए, ठीक, उस इंजरी वाले टाइम क्या होगा? इंजरी वाले टाइम पे होगा ये कि अब आपकी बॉडी में जो दो लोग शांत बैठे थे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये होंगे एक्टिवेट। सबसे पहले हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा प्रोथ्रोम्बिन को। विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस की मदद से ये करेगा एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज को, थ्रोम्बोकाइनेज। और यहां से हमारे पास कौन चलता आ रहा है? देखो, टिश्यू जैसे ही टूटी तो उस टाइम पे कुछ प्रोथ्रोम्बिन उससे रिलीज होंगे। ब्लड क्या रिलीज करेगा? प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करेगा। वहीं पे ही एक अपने पास आदमी बैठा है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स भी क्या करता है? कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिनको हम कहते हैं कोएगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर्स। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे? थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा इन दोनों की प्रेजेंस से। तो मैं इनको बीच में लिख देती हूँ, रुको। थ्रोम्बोकाइनेज इन दोनों की प्रेजेंस से एक्टिवेट होता है। और थ्रोम्बोकाइनेज जब थ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है तो वो किसके हेल्प से करेगा बच्चे? वो हेल्प से करेगा Ca2+ आयंस की। और यहाँ क्या बना देगा वो? अब आपको पता है थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज एज आ गया नाम के पीछे। नाम के पीछे एज आने का मतलब है ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। और एंजाइम्स का काम क्या होता है? दिस इज एन एंजाइम। और एंजाइम्स का काम क्या होता है कि ये क्या कर देते हैं, ये किसी ना किसी को जाके एक्टिवेट करेंगे,
है ना, ये चीजें आगे बढ़ाने में किसी ना किसी चीज को जाके एक्टिवेट करेंगे। और अपने पास एक आदमी तो आ चुका है, दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आदमी कौन है? फाइब्रिनोजन, है ना। तो ये जाके एक्टिवेट करता है आपके फाइब्रिनोजन को। तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन इज नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रिन इज नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जहां फाइब्रिनोजन एक बंडल था, एक झुंड था, एक सर्कल सर्कल थे, फाइब्रिन आर पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे होते हैं भाई, एकदम पतले पतले धागे। और ये फाइब्रिन क्या करते हैं, आपकी टिश्यू पे जाके बैठ जाएंगे। अब जैसे ही ये फाइब्रिन आपके टिश्यू पे जाएंगे, तो ये क्या कर देगा बच्चे, एक जाल जैसा बिछा देगा, ऐसा इस तरीके का एक जाल जैसा बिछा देगा। और फाइब्रिन जाके इस पे बैठ जाएगा। फाइब्रिनोजन ने एक्टिव किसको किया, यहाँ पे ये भी लिख लो, एक्टिवेट एंड फॉर्म फाइब्रिन। फाइब्रिन अर्थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, नाम ही उससे आया है। और ये क्या करेगा, आपकी टिश्यू के ऊपर जाके बैठ जाएगा। टिश्यू के ऊपर जाके बैठ के और एक नेटवर्क धागा 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 मिलाते जाएंगे। तो ये जो फाइबरस स्ट्रक्चर बना देगा, ये एक तरीके से आपकी बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। सो दिस फाइब्रिन फॉर्म्स दी क्लॉट। यही तो हमको चाहिए। हमने किया क्या, एक बार वापस प्रोसेस सुनना। इंजरी हुई, जैसे ही टिश्यू ने बोला ओ भाई खून की नदियां बह रही है, रोको इसको, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज हो जाता है। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है कि भाई अब आ गया अपना काम। यही तो काम करने बैठे थे। प्लाज्मा के अंदर दोनों प्रेजेंट थे, प्रोथ्रोम्बिन भी था और फाइब्रिनोजन भी था, पर उस टाइम पे इनएक्टिव फॉर्म में थे। अभी इनको एक्टिव होना है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इंजरी हुई, टिश्यूज ने रिलीज किया, ब्लड ने क्या एक्टिवेट करवाया प्रोथ्रोम्बिन को, कि भाई प्रोथ्रोम्बिन अब तुम्हारी जरूरत पड़ गई। प्लेटलेट्स ने क्या किया, वहीं पे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना शुरू कर दिया। दोनों के दोनों मिले, बात करी, अरे भाई हाँ यार इंजरी तो हुई है भैया, पता तो लग गया मुझे भी। कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में, कैल्शियम सुन रहे हो क्यों जरूरी होता है तुम्हारी बॉडी के लिए, इसीलिए जरूरी, कैल्शियम की प्रेजेंस में तुम्हारे पास ब्लड क्लॉटिंग भी अच्छी हो जाती है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में दोनों ने क्या किया, दोनों ने आइडिया लगाया, एंजाइम को एक्टिवेट करो भाई। एंजाइम का नाम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, ये भी इसको बोला जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, जाएगा फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा कि भाई वो एक आदमी तो एक्टिवेट हो गया, तू भी तो हो। तो ये आके जाके एक्टिवेट हो जाएगा, अब मेरे को एक्टिव होना पड़ेगा। और फाइब्रिनोजन जो बंडल था, गुच्छा, अब ये क्या होंगे, पतले पतले धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो धागा है, दैट धागा इज कॉल्ड फाइब्रिन। फाइब्रिन जाके कहाँ बैठ जाएगा बेटा जी, आपका जो टिश्यू जहां टोर हुआ है, जहां लगी है, वहां वो मैट टाइप बिछ जाएगा। और ये मैट क्या काम करेगा, ये जो बिछ गया है मैट, यहाँ पे आपका असली में क्लॉट बन जाता है। और ये जो आपका क्लॉट बन जाता है, हम इस क्लॉट को देखते हैं कि यार ये बड़ा ही एक साथ एक बंडल ऑफ ब्लड सारा का सारा ऐसा जम जाए, तो वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज है, ये फाइब्रिन है जो आगे जाके क्लॉट को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब इसको पढ़ना, चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। इट इज अ क्लॉट। अब देखो कहाँ से पढ़े, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ रेडिश ब्राउन स्कम, स्कम आपको दिख गया है। इट इज अ क्लॉट और कोएगुलेशन फॉर्म मेनली द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स called fibrins, in which the dead and damaged formed elements of blood are trapped. इसके अंदर कौन ट्रैप, इसके अंदर कौन ट्रैप हो जाता है बेटा आपके पास, आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी, सारे के सारे ऐसे इस चेकर बोर्ड के अंदर जुड़ जाते हैं। और क्योंकि आरबीसी का नंबर ज्यादा है आपके ब्लड के अंदर, इसीलिए ये रेड कलर का दिखता है। क्लियर है बात, तो ये इसीलिए हमको रेड कलर का दिखता है। तो सारे के सारे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चलो, फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय, अब फाइब्रिन्स कैसे बन रहे हैं, फाइब्रिन्स किस तरीके से बन रहे हैं वो भी देख लो। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, उसको एक्टिवेट करना है, इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की हेल्प से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। Thrombins in turn form the another inactive substance present in plasma known as prothrombin.
प्रोथ्रोम्बिन बनेगा। तो हुआ क्या, फाइब्रिन्स कैसे बन रहे हैं बच्चे, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। और इसके लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। तो मैंने जो चीजें लिखी है वो सिक्वेंशियल लिखी है, एनसीईआरटी जो बोल रही है वो पीछे से आगे आ रही है, वो फाइब्रिन से उठ रही है, फाइब्रिन से उठते हुए तुमको प्रोथ्रोम्बिन तक लेके गई, प्रोथ्रोम्बिन के बाद तुमको बोल रही है कि वहां पे एक एंजाइम चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। फिर this complex is formed by a series of linked enzymatic reaction cascade process, यानी सीरीज टू सीरीज प्रोसेस चल रहा है यार, एक सीरीज टू सीरीज प्रोसेस ही तो चल रहा है, ऐसे ही तो नहीं बन गया रातों रात। तो ये सीरीज प्रोसेस चल रहा है, कैस्केड प्रोसेस है। इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कोएगुलेशन फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जिनको हम कहते हैं, है ना, in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets or in the blood to release the certain factors. वापस आ गया अपने पास ये, रुको इसको ही मार्क करती हूँ। इंजरी हुई, प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया बेटा, कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो एक्टिव करेंगे इस मैकेनिज्म को ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब क्लॉटिंग के फैक्टर को। सर्टेन फैक्टर्स आर रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ये सारी चीजें चली जाएंगी। ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन, और वहां जाके क्या करेंगी, कोएगुलेट करेंगी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। तो कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज में एट द एंड बनाने में कौन काम आ रहा है, आपके थ्रोम्बोकाइनेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, कैल्शियम आयन तो चाहिए ही, बिना कैल्शियम आयन के बन ही नहीं सकता। क्लियर है ये। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसके एंजाइम्स पे कई बार पूछ लिए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, इन पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू रीड दिस केयरफुली, दोबारा देखना ये चीज ताकि तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लिम्फ पे आते हैं। लिम्फ क्या बोलता है, लिम्फ है क्या एक्चुअल में, लिम्फ क्या होता है बच्चे, हमने नाम सुना है बट हमको पता नहीं कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ को ध्यान से देखिए, लिम्फ इज एज द ब्लड passes through the capillaries in the tissue, some water along with many small water soluble substances move out the spaces between the tissues. देखो, जब तुम्हारा ब्लड आराम से चल रहा है उस टाइम पे, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आराम से मूव हो रहा है, आराम से चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट उस टाइम पे होता क्या है कि कई बार बाहर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहती है, बाहर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहती है और कुछ वाटरी सब्सटेंस, एक्सेस वाटरी सब्सटेंस क्या हो जाता है बच्चे, बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है, बाहर की तरफ मूव हो जाता है। तो ये जो कुछ सब्सटेंस जो बाहर एक्सेस में मूव हुआ है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि ब्लड से बाहर की तरफ ट्रेवल हो जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, ऊज आउट हो जाता है, लीविंग अ लार्ज पोर्शन। अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव हो जाएगा बच्चे तो होगा क्या, अब ब्लड से बाहर कोई चीज निकल गई, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, उसके अंदर कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो भी निकल गए। अब दिक्कत हो जाएगी ना बॉडी को, तो इस टाइम पे यहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रैपिंग सिस्टम बना हुआ है। ट्रैपिंग सिस्टम यानी जब ये बाहर की तरफ वाटर निकल जाता है तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा ये, कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा ये पानी, लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो हुआ क्या कि कुछ ब्लड से फ्लूइड बाहर की तरफ रिलीज हो गया जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके आपका, ओके, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। चलो इसको मैं बना देती हूँ एक बार वापस। ये आपका ब्लड, ब्लड में आपकी ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं,
लास्ट में ब्लड के प्रेजेंट है बहुत सारी टिश्यूज। अब ये टिश्यूज के अंदर क्या हो जाता है, कुछ फ्लूइड बाहर की तरफ लिक्विड ऊज आउट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है बच्चे, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नेसेसरी है, और ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाके स्टोर हो जाता है आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में। कुछ कैपिलरीज जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब तुमको पता है कैपिलरीज कहाँ जाके ओपन होंगी, कैपिलरीज कहाँ जाके ओपन होगी, लिम्फ वेसल में। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके ओपन होती है टू इससे बड़ा लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल इन टर्न और बड़े लिम्फेटिक ट्रंक्स में जाके ओपन होगा। ठीक है, लिम्फ वेसल और आगे जाके लिम्फ ट्रंक में जाके ओपन होगा। और बड़ा पाइप, ठीक है, छोटे छोटे पाइप्स मिल के जाके बड़े पाइप के अंदर मिल जाएंगे, और फाइनली ये लिम्फ ट्रंक जाके कहाँ मिल जाएगा बेटा, आपके ब्लड में। तो हुआ क्या कि चीज चली यहाँ से थी कि हमारे ब्लड से कुछ फ्लूइड जो है वो रिलीज हो गया था, और वो फ्लूइड वापस पहुंचाना था। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बनी होती है, बहुत छोटी छोटी पाइप्स। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती है, सारा का सारा फ्लूइड अपने अंदर रख लेती है, ठीक। और ऐसा एक सिस्टम है प्रॉपर ये लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होने का, जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ताकि ये क्या हो कि लिम्फ जितना है कैपिलरीज वो सारी मिलेंगी, नेटवर्क सारा मिलके कैपिलरीज वेसल्स में जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स मिलके लिम्फेटिक ट्रंक्स में जाएगी, और बड़े पाइप लिम्फेटिक ट्रंक फाइनली मिलके उसको किस में ओपन कर देंगे, ब्लड के अंदर ओपन कर देंगे। तो इतना ज्यादा जो ये घुमाव होता है, ये इतना ज्यादा करना इसीलिए जरूरी है कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड गया था इसको वापस लेके आना है, ठीक है, गया हुआ नहीं चलता हमको, तो इसको वापस लेके आने का है। तो दिस फ्लूइड इज released out is called the interstitial fluid or the tissue fluid, इसी को बोलते हैं। It has some mineral distributed that in plasma exchange of the nutrients, gases etc between the blood and the cells always occur through this fluid। कई बार हो जाता है कि भाई ये बाहर की तरफ ooze out हो जाता है। An elaborate network of vessels called a lymphatic system, इसके लिए हमने क्या बना दिया है, एक पूरा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि क्या करेगा बच्चे, इसको कलेक्ट करेगा दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू दी मेजर वेन्स, जहां से निकला यानी वापस ब्लड में डाल देगा, ठीक है, मेजर वेन्स में डाल देगा। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body। अब लिम्फ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये भी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है इसका पॉइंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट लेके जाएगा, हॉर्मोन्स लेके जाएगा। भाई कुछ भी चीज ब्लड के अंदर अगर फ्लो हो रही है तो इंपॉर्टेंट ही है, उससे अगर निकल रही है तो दिक्कत। फैट्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन द लिम्फ एंड fats are also absorbed through the lymph in the lacteals present in the interstitial villi। तो है क्या बच्चे, फैट्स भी जो इंटेस्टाइनल फैट्स होते हैं, कई इंटेस्टिशनल चीजें हैं जो कि आगे पास ऑन नहीं हो पाती, ठीक है, कई बार ब्लड से छूट जाती है, वो सारी लिम्फेटिक वेसल से ट्रैवल करती है, ठीक है, वो सारी चीजें लिम्फेटिक वेसल्स उनको आगे पीछे लेके जाएगा, करेगा काम। चलो, तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चे, अब हम हार्ट को आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट एक बड़ा ही सिंपल ऑर्गन, थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है आपके पास। 4 चैम्बर्ड हार्ट भी अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया, लोअर चैम्बर्स को हम कहेंगे वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट राइट साइड में डिवाइडेड है, और डिविजनल वॉल, ऑफ कोर्स वॉल होगी, वॉल को हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है।
तो ये जितना भी हार्ट हार्ट है, पंप है, हार्ट मोटर है, वो जब तक पंप नहीं करेगा, जब पंप करेगा तो वो सारी चीजों को ऊपर नीचे दौड़ाएगा। तो जब वो पंप करता है सारी चीजें ऊपर नीचे दौड़ेंगी, ठीक है। तो वो पंप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हार्ट पंप करेगा और पंप करने के बाद सारी चीजों को ऊपर नीचे करेगा, जिसको हमने पढ़ लिया कि क्या ऊपर नीचे करेगा, ब्लड, सिंपल। तो ब्लड को ऊपर नीचे करने के लिए हार्ट इज एसेंशियल। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।